हेलो एवरीवन, हैप्पी न्यू ईयर आप सबको। आप सबके लिए नया साल आप बहुत सारा खुशियां लेके आए। उम्मीद करते हैं आप लोग का एग्जाम की तैयारी बहुत अच्छा चल रहा होगा। आज का टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है एग्जाम पॉइंट व्यू से, क्योंकि आज हम लोग जेक मॉडल पेपर 2024-25 के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का सॉल्यूशन लेकर आने वाले हैं। इसलिए वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना करें, और हाँ, चैनल में कोई नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, घंटी के बेल आइकन को प्रेस कर ले, जिससे कोई भी नया वीडियो आए सबसे पहले आपको देखने को मिले। चलिए देर ना करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। जेक मॉडल पेपर 2024-25 के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का सॉल्यूशन है। फर्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, व्हेन एन इलेक्ट्रिक डायपोल इज प्लेस्ड इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। बोल रहा है कि जब भी इलेक्ट्रिक डायपोल को यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं तो क्या एक्सपीरियंस करता है। तो याद रखें दोस्तों, जब भी इलेक्ट्रिक डायपोल को यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखेंगे तो हमेशा टॉर्क एक्सपीरियंस करेगा, क्योंकि नेट फोर्स क्या होता है यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में, 0। इसी प्रकार से अगर यहाँ पे नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड रहता तो वहां पे नेट फोर्स और टॉर्क दोनों होता, लेकिन यहाँ पे यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड बोल रहा है, इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ए, टॉर्क एक्सपीरियंस करेगा। तो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2। Two charged spheres are separated by a distance d. Exert a force F on each other. If charges are doubled and distance between them is doubled, then the force is. बोल रहा है दो चार्ज स्फीयर है, एक में चार्ज Q1 है और एक में चार्ज Q2 है। दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना मान लिया गया, d मान लिया गया। तो ये दोनों के बीच में कूलम्ब फोर्स लगाएंगे तो जो फोर्स लग रहा है F, कूलम्ब फोर्स का फॉर्मूला होता है K Q1 Q2 बाय क्या हो जाएगा d स्क्वायर। अब बोल रहा है कि चार्जेस को डबल कर रहे हैं, मतलब स्फीयर के चार्ज को जहां पे Q1 है वहां पे 2Q1 होगा, जहां पे Q2 है वहां पे 2Q2 हो जाएगा। दोनों का बीच के डिस्टेंस को भी क्या किया जा रहा है, डबल कर दिया जा रहा है। तो पहले d था तो अब कितना हो जाएगा 2d। तो यहाँ पे अगर हम कूलम्ब फोर्स लगाते हैं, यहाँ पे फोर्स F लग रहा था तो इसको मान लेते हैं F डैश। तो F डैश बराबर कूलम्ब फोर्स से क्या होता है K 2Q1 2Q2 बाई कितना हो जाएगा 2D का होल स्क्वायर। तो F डैश इक्वल टू कितना हो जाएगा, 2 दूना 4 हो जाएगा, 4K Q1 Q2 बाय 2 का स्क्वायर 4 और D स्क्वायर। ये कैंसिल होगा, क्या बच रहा है, ये बच रहा है। तो F डैश इक्वल टू K Q1 Q2 बाय D स्क्वायर। अब देख पा रहे हैं किसके बराबर है, F के बराबर है। तो जो नया फोर्स है F डैश वो F के बराबर आ जाएगा। तो कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है, ऑप्शन नंबर ए सेकंड क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, F हो जाएगा। यहां से एक कंक्लूजन आप लोग याद रखें कि अगर चार्ज में डबल हो और डिस्टेंस भी डबल हो, या चार्ज हाफ रहे और डिस्टेंस हाफ रहे, हमेशा फोर्स F ही लगेगा। ये कंक्लूजन है। उसके बाद आगे भी क्वेश्चन बनता है कि चार्ज को डबल कर देंगे, डिस्टेंस को हाफ कर देंगे तो क्या चेंजेस आएगा। उम्मीद करते हैं क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3। द इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल ऑन द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डायपोल इज। ध्यान दें दोस्तों, यहाँ पे एक इलेक्ट्रिक डायपोल लिए -Q + Q, और यहाँ पे एक पॉइंट P लेते हैं, इसको बोलते हैं परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। इसको यहां से मिला देते हैं, इसको यहां से मिला देते हैं। ये हमारा O पॉइंट है, R डिस्टेंस था, ये D था, ये D था। तो यहां से पाइथागोरस थ्योरम से निकालेंगे तो R² + D², और यहां से निकालेंगे डिस्टेंस तो R² + D²। तो हमारा पोटेंशियल नेगेटिव चार्ज के लिए नेगेटिव आएगा, पॉजिटिव चार्ज के लिए पोटेंशियल पॉजिटिव आएगा, और पोटेंशियल स्केलर क्वांटिटी जब जोड़ेंगे तो नेट पोटेंशियल कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पे डिस्टेंस दोनों का क्या सेम दिया हुआ है। डिस्टेंस सेम दिया हुआ है, एक नेगेटिव है एक पॉजिटिव है, इसे टोटल पोटेंशियल कितना आ जाएगा, यहाँ पे 0 आ जाएगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो थर्ड क्वेश्चन का जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, 0। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है द कैपेसिटी ऑफ द पैरेलल प्लेट कैपेसिटर इंक्रीजेज। बोल रहा है कि कैपेसिटी पैरेलल प्लेट कैपेसिटर को कैसे इंक्रीज कर सकते हैं। तो हम लोग एक फॉर्मूला पढ़ के रखे हैं, C बराबर A/0/D। जो कैपेसिटी है वो एरिया पे डिपेंड करता है, और कैसा डिपेंड करता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। कैपेसिटी है जो डिस्टेंस पे डिपेंड करता है, कैसा डिपेंड करता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। तो यहाँ पे ध्यान दे, एरिया अगर इंक्रीज करेंगे ना तो कैपेसिटी इंक्रीज हो जाएगा। तो कौन सा ऑप्शन है, एरिया ऑफ द प्लेट इज इंक्रीजेज। अगर एरिया ऑफ द प्लेट इंक्रीजेज होगा
तो ही कैपेसिटी क्या होगा, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का इंक्रीज होगा। तो फोर्थ क्वेश्चन का ऑप्शन हो जाएगा बी, एरिया ऑफ द प्लेट इज इंक्रीज। फिफ्थ क्वेश्चन, किरचॉफ्स जंक्शन रूल इज बेस्ड ऑन द कंजर्वेशन ऑफ, बोल रहा है कि किरचॉफ्स जंक्शन रूल कौन सा कंजर्वेशन में बेस्ड होता है। किरचॉफ्स दो रूल दिया था, केसीएल और केवीएल। केसीएल को बोलते हैं किरचॉफ्स करंट रूल और केवीएल को बोला जाता है किरचॉफ्स वोल्टेज रूल। वोल्टेज को लूप रूल भी बोला जाता है और करंट को जंक्शन रूल बोला जाता है। तो यहाँ फर्स्ट लॉ का बात कर रहा है और फर्स्ट लॉ में करंट आता है, सी से करंट, और करंट किसके कारण बनता है, चार्ज के कारण बनता है। तो यहाँ पे जंक्शन रूल जो बेस्ड होगा कंजर्वेशन ऑफ चार्ज हो जाएगा। अगर यही पूछा जाता है यहाँ पे लूप रूल तो हो जाता है एनर्जी। यहाँ पे जंक्शन रूल पूछ रहा है इसलिए हो जाएगा चार्ज। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा बी, ऑप्शन बी। अगर पूछा जाता लूप रूल पूछ सकता है एग्जाम में तो उस समय एनर्जी हो जाता। अब आता है 6 नंबर क्वेश्चन, द रेजिस्टिविटी ऑफ मटेरियल ऑफ ए कंडक्टर डिपेंड्स अपॉन, बोल रहा है कि मटेरियल का रेजिस्टिविटी किस पे डिपेंड करता है। तो हमेशा याद रखें रेजिस्टिविटी मटेरियल प्रॉपर्टी है, वो सिर्फ मटेरियल और टेम्परेचर पे डिपेंड करता है, लेंथ और एरिया पे डिपेंड नहीं करेगा, वो सिर्फ टेम्परेचर पे डिपेंड करता है। तो 6 क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, टेम्परेचर पे रेजिस्टिविटी डिपेंड करता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 7, ये मूविंग चार्ज प्रोड्यूसेस, मूविंग चार्ज क्या प्रोड्यूस करता है। तो हमेशा याद रखें दोस्तों, मूविंग चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ साथ मैग्नेटिक फील्ड को प्रोड्यूस करेगा। तो कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर सी, इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड बोथ, दोनों को प्रोड्यूस करेगा। तो 7 क्वेश्चन का ऑप्शन हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट वाज डिस्कवर्ड बाय, बोल रहा कि मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट को कौन सा साइंटिस्ट डिस्कवर किया था। तो हमेशा याद रखिए दोस्तों, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट डिस्कवर करने का श्रेय ओरेस्टेड को जाता है। ओरेस्टेड एक्सपेरिमेंट के थ्रू ही हमारा मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट डिस्कवर्ड हुआ था। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 9, ये मैग्नेटिक नीडल इज केप्ट इन ए नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड इट एक्सपीरियंसेस, बोला कि कोई मैग्नेटिक नीडल को मैग्नेटिक कंपास भी बोल सकते हैं। जब भी मैग्नेटिक नीडल मैग्नेटिक कंपास को नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में रखेंगे तो हमेशा याद रखें दोनों चीज एक्सपीरियंस करेगा, फोर्स और टॉर्क दोनों चीज एक्सपीरियंस करेगा, क्योंकि यहाँ पे फील्ड कौन सा है, नॉन यूनिफॉर्म। तो 9 क्वेश्चन का ऑप्शन हो जाएगा सी नंबर। तो यहाँ पे याद रखें, अगर यहाँ पे यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड रहता, सिर्फ यहाँ पे टॉर्क होता, फोर्स नहीं होता। कहां पे, अगर यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड रहता तो यहाँ पे नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड बोल रहा है, इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ये फोर्स एंड ये टॉर्क दोनों यहाँ पे एक्सपीरियंस करेगा। क्वेश्चन नंबर 10, फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग इज मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी नेगेटिव, इनमें से कौन सा ऑप्शन जिसका मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी नेगेटिव होता है। तो हमेशा याद रखें दोस्तों, डायमैग्नेटिक मटेरियल का मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी नेगेटिव होता है। तो ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का करेक्ट होगा, डायमैग्नेटिक मटेरियल। क्वेश्चन नंबर 11, लेंज लॉ इज इन अकॉर्डेंस विथ, बोला कि लेंज लॉ किसके अकॉर्डेंस होता है। तो ये कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को फॉलो करता है। लेंज लॉ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को फॉलो करता है, उसके अकॉर्डिंग से जाता है। तो 11 क्वेश्चन का जो ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। क्वेश्चन नंबर 12, यूनिट ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस इज, बोला सेल्फ इंडक्टेंस का यूनिट क्या होगा। तो सेल्फ इंडक्टेंस का यूनिट हेनरी होता है। तो 12 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन हो जाएगा सी इज करेक्ट आंसर। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, सेल्फ इंडक्टेंस रे, म्यूचुअल इंडक्टेंस रे या इंडक्टेंस रे, तीनों में कोई भी रहेगा सबका यूनिट क्या होगा, हेनरी आएगा। जिसमें इंडक्टेंस वाट लगा रहे उसका यूनिट हेनरी हो जाएगा। तो 12 क्वेश्चन का ऑप्शन हो जाएगा सी। क्वेश्चन नंबर 13, व्हाट इज द रिएक्टेंस ऑफ ए कैपेसिटर इन ए डीसी सर्किट। यहां ध्यान दे, रिएक्टेंस कैपेसिटर को डिनोट करते हैं XC से और इसका फॉर्मूला होता है XC बराबर 1/ओमेगा-C। ओमेगा का फॉर्मूला होता है 1/2πfc। डीसी सर्किट के लिए फ्रीक्वेंसी कितना होता है, 0। अगर डीसी सर्किट में फ्रीक्वेंसी 0 है तो यहाँ पे 1/0 हो जाएगा और 1/0 कितना होता है, इनफाइनाइट हो जाता है। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर हो जाएगा 13 का बी, इनफाइनाइट हो जाएगा। रिएक्टेंस ऑफ ए कैपेसिटर इन ए डीसी सर्किट क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट, इसलिए कैपेसिटिव सर्किट डीसी को ब्लॉक करता है। क्वेश्चन नंबर 14, ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो ऑफ अ स्टेप अप ट्रांसफार्मर इज,
ध्यान दें दोस्तों, स्टेप अप ट्रांसफार्मर का ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो पूछ रहा है। ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो को डिनोट करते हैं के से। के बराबर होता है एनएस बाय एनपी। अब ध्यान दें यहाँ पे स्टेप अप मतलब क्या करें, वोल्टेज को बढ़ा रहे। स्टेप आ गया तेरा प्राइमरी के लिए और अप हो गया तेरा सेकेंडरी के लिए, मतलब वोल्टेज बढ़ा रहे हैं, मतलब सेकेंडरी का टर्न क्या हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा। अब सेकेंडरी का टर्न ज्यादा है, मतलब ये ज्यादा है, मतलब इस प्रकार से सोचो 3 है ये 1 है, तो डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 3 आएगा। मतलब हर हालत में 1 से ज्यादा आएगा। तो 1 से ज्यादा आएगा, कौन सा ऑप्शन है, मोर देन 1। तो 14 क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मोर देन 1। अगर स्टेप डाउन रहता तो लेस देन 1 रहता, अगर आइडियल ट्रांसफार्मर रहता तो इक्वल टू 1 हो जाता। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन 15, सुटेबल फॉर डिसइंफेक्टिंग वाटर। बोला डिसइंफेक्टिंग वाटर के लिए कौन सा रे सुटेबल होता है, तो हमेशा याद रखिए सुटेबल होगा डिसइंफेक्टिंग वाटर के लिए, वो हो जाएगा यूवी रे। तो 15 क्वेश्चन का ऑप्शन हो जाएगा सी, यूवी रे। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 16, विच ऑफ द फॉलोइंग वेव हैज अ मिनिमम वेवलेंथ। कौन सा वेव का मिनिमम वेवलेंथ है, आपको याद करने का ट्रिक बताते हैं, रमी VUXG। ऐसा याद रखिए, रमी VUXG। समझ आया, ये 7 रे है, रेडियो वेव, माइक्रोवेव, इंफ्रारेड वेव, विजिबल रे, यूवी रे, एक्स रे, गामा रे। तो हमें याद रखें आर से रेडियो होता है और एक कलर का नाम भी है रेड कलर, और हम जानते हैं रेड कलर का वेवलेंथ क्या होता है, ज्यादा होता है। तो रेडियो वेव का वेवलेंथ क्या होगा, ज्यादा होगा। और यहाँ पे सबसे कम जो वेवलेंथ होगा वो गामा रे का, मतलब वेवलेंथ इस प्रकार से है, मतलब गामा रे से स्टार्ट होगा और सबसे मैक्सिमम जो वेवलेंथ होगा वो किसका होगा, रेडियो वेव का। तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन होगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, गामा रे। किसका मिनिमम वेवलेंथ पूछा है तो हो जाएगा गामा रे। अगर पूछा जाएगा मैक्सिमम वेवलेंथ तो मैक्सिमम वेवलेंथ हो जाएगा रेडियो वेव। अगर मिनिमम वेवलेंथ पूछे तो मिनिमम वेवलेंथ हो जाएगा गामा रे। तो 16 क्वेश्चन का ऑप्शन हो जाएगा डी नंबर, गामा रे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17, द इमेज फॉर्म्ड बाय ए सिंपल माइक्रोस्कोप इज। सिंपल माइक्रोस्कोप के कारण कौन सा इमेज फॉर्म्ड होता है, तो ध्यान दें सिंपल माइक्रोस्कोप में कॉन्वेक्स लेंस का यूज किया जाता है, और कॉन्वेक्स लेंस में ऑब्जेक्ट को हमेशा कॉन्वेक्स लेंस के पीछे रखता है, और जब भी पीछे ऑब्जेक्ट रखेंगे तो उसका इमेज भी पीछे बनता है, और जब भी बिहाइंड में बनेगा तो कैसा बनता है, वर्चुअल। और वर्चुअल को बोलते हैं इमेजिनरी, और इमेजिनरी और इरेक्ट बनेगा इमेज। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन हो जाएगा ए नंबर, इमेजिनरी एंड इरेक्ट इमेज बनता है सिंपल माइक्रोस्कोप के कारण। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 18, द फोकल लेंथ ऑफ द ऑब्जेक्टिव एंड आईपीस ऑफ ए टेलीस्कोप आर f and f respectively. The magnifying power of the telescope is। ध्यान दें यहाँ पे बोल रहा है कि फोकल लेंथ दिया हुआ है ऑब्जेक्टिव लेंस का और आईपीस लेंस का, जिसमें ऑब्जेक्टिव का कैपिटल F दिया हुआ है और आईपीस का स्मॉल f दिया है। तो पूछा है मैग्नीफाइंग पावर कितना होगा, मैग्नीफाइंग पावर पूछ रहा है, m पूछ रहा है। तो हमेशा याद रखें m बराबर ऑब्जेक्टिव लेंस के कितना दिया हुआ है, f दिया हुआ है तो f हो जाएगा, और आईपीस लेंस के कितना दिया है, स्मॉल f, तो स्मॉल f हो जाएगा। तो m बराबर कैपिटल F बाय स्मॉल f, कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है, ऑप्शन नंबर सी मैच कर रहा है। तो 18 क्वेश्चन का ऑप्शन सी हो जाएगा, F बाय F हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19, द साइज ऑफ द ऑब्स्टेकल फॉर द डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। बोला है डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट के लिए ऑब्स्टेकल का साइज कितना होना चाहिए, तो डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट के लिए ऑब्स्टेकल का साइज वेवलेंथ के ऑर्डर ऑफ होना चाहिए, मतलब जितना लाइट का वेवलेंथ का ऑर्डर होगा उतना ही होना चाहिए। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, बी द ऑर्डर ऑफ वेवलेंथ ऑफ लाइट। इतना हमारा ऑप्टिकल का साइज होना चाहिए डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट के लिए। अब आता है क्वेश्चन नंबर 20, द फेनोमेनन बाय व्हिच द नेचर ऑफ लाइट वेव्स इज ट्रांसवर्स। बोला कि कौन सा फेनोमेनन में ट्रांसवर्स नेचर ऑफ लाइट को शो करता है, तो हमेशा याद रखें पोलराइजेशन ऑफ लाइट में ट्रांसवर्स नेचर ऑफ लाइट को शो करता है। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा पोलराइजेशन, ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। अब आता है क्वेश्चन नंबर 21 बोल रहा है द डायमेंशन ऑफ प्लैंक्स कांस्टेंट इज। हमेशा याद रखें प्लैंक कांस्टेंट का डायमेंशन होता है ml² t-1, ये हमारा प्लैंक कांस्टेंट का डायमेंशन है। अब प्लैंक कांस्टेंट के डायमेंशन को लाने के लिए हमें कौन सा फॉर्मूला का यूज करना पड़ेगा, तो यहाँ पे ध्यान दें
यहाँ पे ध्यान दें, पहले फोर्स एंड टाइम है, तो फोर्स का डायमेंशन क्या होता है mlt-2 और टाइम का डायमेंशन क्या होता है t होता है। इसका सॉल्यूशन करेंगे तो कितना आएगा mlt-1। ये तो मैच नहीं करता है, तो ऑप्शन नंबर ए नहीं होगा। अब आता है ऑप्शन नंबर बी, फोर्स इंटू डिस्टेंस। फोर्स इंटू डिस्टेंस अगर लेते हैं तो mlt-2 और यहाँ पे डिस्टेंस l हो जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा ml2t-2। तो यहाँ पे ऑप्शन नहीं मिल रहा है, तो ये भी गलत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी में आते हैं, तो ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है फोर्स डिस्टेंस एंड टाइम। फोर्स का mlt-2 है, डिस्टेंस का l दिया है, टाइम का t दिया हुआ है, तो टाइम यहाँ पे t हो जाएगा। अब इसको सॉल्यूशन करेंगे तो ml2 t ऊपर चल जाएगा, तो क्या हो जाएगा t-3। तो ऑप्शन नंबर डी भी गलत हो जाएगा। तो कौन सा बचता है, ऑप्शन नंबर सी बचता है, फोर्स डिस्टेंस टाइम। ये तीनों को मिला के प्लैंक कांस्टेंट का डायमेंशन हो जाएगा। तो 21 क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, फोर्स डिस्टेंस एंड टाइम का हमें मल्टीप्लाई करके किसका डायमेंशन निकल के आएगा, प्लैंक कांस्टेंट का। और प्लैंक कांस्टेंट का डायमेंशन होता है ml2t-1। ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है। और एक ये और क्वेश्चन बनता है कि प्लैंक कांस्टेंट का डायमेंशन किससे मैच करेगा, तो प्लैंक कांस्टेंट का डायमेंशन हमेशा एंगुलर मोमेंटम से मैच करता है। ये भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव है। ठीक है, तो यहाँ से 3 ऑब्जेक्टिव। पहला, प्लैंक कांस्टेंट का डायमेंशन लाने के लिए कौन सा फॉर्मूला है, फोर्स डिस्टेंस और टाइम। दूसरा, प्लैंक कांस्टेंट का डायमेंशन क्या होता है ml2t-1। और तीसरा, प्लैंक कांस्टेंट का डायमेंशन किससे मैच करता है, एंगुलर मोमेंटम से। नेक्स्ट क्वेश्चन है 22, न्यूक्लियस ऑफ एन एटम कंसिस्ट ऑफ। बोलता है कि न्यूक्लियस में क्या पाया जाता है, न्यूक्लियस में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन पाया जाता है। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स। अब आते हैं 23, इफ ए रेडियो एक्टिव एटम इमिट्स गामा रेडिएशन इट्स एटॉमिक नंबर। हमेशा याद रखें, जब भी रेडियो एक्टिव एटम गामा रेडिएशन को बाहर करेगा तो हमेशा याद रखें एटॉमिक नंबर ना ही चेंज होगा ना ही मास नंबर चेंज होगा। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर हो जाएगा रिमेन्स अनचेंज। तो 23 क्वेश्चन का ऑप्शन हो जाएगा डी, रिमेन्स अनचेंज। क्वेश्चन नंबर 24, इन पी टाइप सेमीकंडक्टर व्हाट काइंड ऑफ इंप्योरिटी इज फाउंड। पी टाइप सेमीकंडक्टर पॉजिटिव टाइप सेमीकंडक्टर को बोला जाता है। और पॉजिटिव टाइप सेमीकंडक्टर फाउंड करने के लिए 3 जिसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन होगा उसको रिप्लेस किया जाता है सिलिकॉन के स्थान पे, तो विथ वैलेंसी ऑफ 3, ताकि 3 इलेक्ट्रॉन के साथ बॉन्ड बना लेगा, चौथा वाला खाली हो जाएगा। और खाली को होल्स बोलते हैं, होल्स को पॉजिटिव मानते हैं। तो विथ वैलेंसी ऑफ 3, 24 का क्वेश्चन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, वैलेंसी ऑफ 3 इंप्योरिटी फाउंड किया जाता है पी टाइप सेमीकंडक्टर में। 25 में है द डिप्लीशन लेयर ऑफ पीएन जंक्शन डायोड कंसिस्ट ऑफ। बोल रहा है कि डिप्लीशन लेयर पीएन जंक्शन डायोड का उसमें क्या पाया जाता है, तो डिप्लीशन लेयर में हमेशा याद रखें इलेक्ट्रॉन के साथ साथ होल भी पाया जाएगा। तो इस क्वेश्चन का जो ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, बोथ इलेक्ट्रॉन एंड होल्स हो जाएगा। उम्मीद करता है आपको समझ आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 26, इफ द रेडियस ऑफ द गॉसियन सरफेस enclosing a charge is halved, how does the electric flux through the Gaussian surface change। बोल रहा है कि गॉसियन सरफेस के रेडियस को हाफ कर दे रहे हैं तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स गॉसियन सरफेस से क्या चेंज होगा। तो हमेशा याद रखिए दोस्तों, जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा गॉसियन सरफेस का वह रेडियस पे डिपेंड नहीं करता है। इट डज नॉट डिपेंड ऑन रेडियस, ये रेडियस पे डिपेंड नहीं करता है, इसलिए जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा गॉसियन सरफेस से नॉट चेंज हो जाएगा। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू द गॉसियन सरफेस विल नॉट चेंज, या तो रिमेन्स सेम रहेगा। ठीक है, अगर रेडियस को हाफ कर रहे हैं तो गॉसियन सरफेस चेंज नहीं होगा, क्योंकि ये रेडियस पे डिपेंड नहीं करता है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 27, व्हाई डू द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस नेवर क्रॉस ईच अदर। बोल रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एक दूसरे को क्रॉस क्यों नहीं करता है। तो ध्यान दें दोस्तों, मान लेते हैं ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है, अगर इस पॉइंट पे टेंजेंट खींचते हैं तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन दे देगा, इस पॉइंट पे टेंजेंट खींचे तो यहाँ पे डायरेक्शन दे देगा, इस पॉइंट पे खींचे तो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन दे देगा टेंजेंट। तो अगर यहाँ पे ध्यान दें इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन अगर क्रॉस करेगा तो एक इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ये हो गया, दूसरा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ये हो गया। अगर इस पॉइंट पे टेंजेंट खींचेंगे तो 2 डायरेक्शन आ जाएगा, मतलब एक पॉइंट पे 2 इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन है जो पॉसिबल नहीं है, इसलिए इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कभी भी एक दूसरे को क्रॉस नहीं करेगा। यही चीज लिखा हुआ है यहाँ पे,
we know that the tangent drawn at any point on the electric field lines gives the direction of इलेक्ट्रिक फील्ड। बोला कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस में टेंजेंट ड्रॉन करेंगे तो डायरेक्शन देगा इलेक्ट्रिक फील्ड का। इफ टू इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इंटरसेक्ट ईच अदर, अगर दो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इंटरसेक्ट करेगा तो जिस पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेगा वहां पे दो टेंजेंट खींचेंगे तो दो डायरेक्शन आ जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड का, जो पॉसिबल नहीं है। इसलिए इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कभी भी एक दूसरे को क्रॉस नहीं करेगा। तो यहां पे लिखा हुआ है इफ टू इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इंटरसेक्ट ईच अदर, अगर टू इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इंटरसेक्ट करता है देन एट द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन गिव्स टू डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड व्हिच इज नेवर पॉसिबल, सो टू इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस नेवर क्रॉस ईच अदर। आपको हम समझाते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पे टेंजेंट को ड्रॉ करेंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन दे देगा, और उसके बाद अगर यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एक दूसरे को क्रॉस करेगा, एक पॉइंट पे दो टेंजेंट ड्रॉ करेंगे तो दो डायरेक्शन आएगा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का, जिसके के कारण एक जगह पे एक पॉइंट पे दो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन पॉसिबल नहीं है। इसलिए इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कभी भी एक दूसरे को क्रॉस नहीं करेगा। इस क्वेश्चन का आंसर है क्वेश्चन नंबर 28, व्हाट इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन क्या है? व्हेनेवर द मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड विथ कॉइल चेंजेस, whenever the magnetic flux linked with coil changes EMF induced in a coil, this phenomenon is called electromagnetic induction। बोल रहा कि मैग्नेटिक फ्लक्स जब लिंक करेगा किससे? कॉइल चेंजेस से, मतलब मैग्नेट को जब भी आगे पीछे करेंगे तो इससे क्या होगा? मैग्नेटिक फील्ड चेंज होगा, और मैग्नेटिक फील्ड चेंज होगा तो मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा, और मैग्नेटिक फ्लक्स जब चेंज होगा तो लिंक किससे करेगा? कॉइल से, और कॉइल से जैसे ही लिंक करेगा तो वहां पे ईएमएफ इंड्यूस्ड हो जाएगा। हमेशा याद रखें, ईएमएफ इंड्यूस्ड कराने के लिए या तो मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होना चाहिए या तो कॉइल चेंज होना चाहिए, दोनों में से कोई एक चेंज होना चाहिए, दोनों चेंज नहीं होना चाहिए, दोनों में से कोई एक, या तो कॉइल चेंज होना चाहिए या तो मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होना चाहिए। इस चीज को लिखे है whenever the magnetic flux linked with coil changes and EMF is induced in this coil, this phenomenon is called electromagnetic induction। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 29 में, राइट सम प्रॉपर्टी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का कुछ प्रॉपर्टी को लिखना है। तो आप लोग जानते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को कोई भी मीडियम प्रोपागेट होने के लिए जरूरी नहीं होता है। तो पहला प्रॉपर्टी, EMW डज नॉट रिक्वायर एनी मीडियम फॉर देयर प्रोपागेशन, पहला प्रॉपर्टी। दूसरा, अगर इसे कोई मीडियम का जरूरत नहीं है तो ये आराम से फ्री स्पेस और वैक्यूम में ट्रेवल कर सकता है। दिस वेव ट्रेवल इन फ्री स्पेस या तो वैक्यूम विथ अ स्पीड ऑफ लाइट 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। तीसरा आता है, द स्पीड ऑफ EMW इज गिवन बाय द रिलेशन। इस रिलेशन से हमें, इस फॉर्मूला से EMW के स्पीड को निकाल सकते हैं। रिलेशन क्या है? V = 1/√μ0ε0। और फोर्थ प्रॉपर्टी है, इट इज ए ट्रांसवर्स इन नेचर। इनमें से कोई दो प्रॉपर्टी भी लिख देंगे तो आपको नंबर मिल जाएगा, क्योंकि क्वेश्चन है एक नंबर का, तो एक नंबर आराम से मिल जाएगा दो प्रॉपर्टी लिखने पर भी। आई होप आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 30, व्हाट आर कोहेरेंट सोर्सेस ऑफ लाइट। कोहेरेंट सोर्सेस ऑफ लाइट क्या है? एक सोर्स से दो लाइट निकले और दोनों लाइट का वेवलेंथ, एम्पलीट्यूड, फ्रीक्वेंसी सेम होना चाहिए, और दोनों का फेज डिफरेंस क्या आना चाहिए? कांस्टेंट आना चाहिए, या तो जीरो आना चाहिए। तो उसको बोला जाएगा कोहेरेंट सोर्स ऑफ लाइट। पहला बोल रहे हैं कि एक लाइट सोर्स से दो लाइट निकले और दोनों लाइट का फ्रीक्वेंसी, वेवलेंथ और एम्पलीट्यूड सेम होना चाहिए, और फेज डिफरेंस या तो कांस्टेंट होना चाहिए या तो जीरो होना चाहिए। द सोर्सेस ऑफ लाइट इमिटिंग लाइट वेव्स ऑफ सेम वेवलेंथ, सेम फ्रीक्वेंसी, हैविंग ए जीरो और कांस्टेंट फेज डिफरेंस आर कॉल्ड कोहेरेंट सोर्सेस ऑफ लाइट। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 31। 31 क्या बोल रहा है? एक्सप्लेन द प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन ऑफ वेव्स। बोल रहा है कि प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन ऑफ वेव को एक्सप्लेन करें। तो यहां पे ध्यान दे कि अगर एक वेव का क्रेस्ट, यहां पे ध्यान दे, अगर एक वेव, जैसे मान लेते वेव ये है और दूसरा वाला वेव एक और है यहाँ पे, इस प्रकार से, मतलब दोनों वेव का क्रेस्ट एक दूसरे पर फॉल हो और दोनों वेव का टर्फ एक दूसरे पर फॉल हो, तो इसको बोलते हैं कंस्ट्रक्टिव सुपरपोजिशन। इस समय जो y होगा, जो नेट वेव होगा, वो क्या होगा? जुट के निकलेगा, y = y1 + y2। अरे यही वाला चीज यहाँ पे ध्यान दे, अगर एक वेव का क्रेस्ट
दूसरे वेव के टर्फ के ऊपर फॉल हो, एक वेव का क्रेस्ट दूसरे वेव के टर्फ के ऊपर फॉल हो और दूसरे वेव का क्रेस्ट पहले वेव के टर्फ के ऊपर फॉल हो, तो इसको बोलते हैं डिस्ट्रक्टिव सुपरपोजिशन। और इस समय जो नेट डिस्प्लेसमेंट होगा y1 माइनस क्या हो जाएगा y2। मतलब ये बोला जा रहा है कि जो नेट डिस्प्लेसमेंट होता है या तो वेक्टर सम प्लस हो जाएगा या तो माइनस का हो जाएगा। तो यही चीज लिखा हुआ है, अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल द नेट डिस्प्लेसमेंट ऑफ वेव इज इक्वल टू द वेक्टर सम ऑफ ऑल इंडिविजुअल डिस्प्लेसमेंट ऑफ वेव। बोल रहा है कि जो नेट डिस्प्लेसमेंट वेव का होगा, जिसको बोला जाएगा दोनों वेव को जोड़ के जो एक सिंगल वेव आएगा, उस वेव का डिस्प्लेसमेंट इक्वल होगा किसका? इक्वल होगा वेक्टर सम ऑफ ऑल इंडिविजुअल डिस्प्लेसमेंट ऑफ वेव। नेट डिस्प्लेसमेंट ऑफ वेव इज इक्वल टू वेक्टर सम ऑफ ऑल इंडिविजुअल डिस्प्लेसमेंट ऑफ वेव। ये इसका प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन ऑफ वेव का स्टेटमेंट है। क्वेश्चन नंबर 32, टू पार्टिकल्स हैव इक्वल मोमेंटम, व्हाट इज द रेशियो ऑफ देयर डी ब्रोगली वेवलेंथ। ध्यान दें यहाँ पे दो पार्टिकल है, दोनों पार्टिकल का मोमेंटम को सेम कर दे रहा है, मतलब P1 और हमारा P2 है, इसको मान लेते हैं P अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। दोनों पार्टिकल का मोमेंटम क्या दिया? सेम दिया हुआ है, इसलिए इसको P मान लिए। और डी ब्रोगली वेवलेंथ का रेशियो निकालना बोल रहा है, तो लैम्डा बराबर हम लोग पढ़ के रखे हैं H बाय P। तो ये पहले पार्टिकल का तो लैम्डा 1 हो जाएगा, ये P1 हो जाएगा, और दूसरे पार्टिकल का क्या हो जाएगा? लैम्डा 2 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा H बाय P2। यहाँ पे ध्यान दे दोनों का वेवलेंथ सेम है, H और H कैंसिल हो गया, P1 और P2 आपस में सेम है तो कट जाएगा, तो कितना रेशियो आएगा? 1/1 आएगा, मतलब 1:1 हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। ठीक है, मोमेंटम सेम, तो डी ब्रोगली वेवलेंथ का जो रेशियो आएगा 1:1 आएगा। क्वेश्चन नंबर 33, ये डिफरेंस ऑफ 2.3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट separates two energy level in an atom. What is the frequency of radiation emitted when the atoms makes a transition from the upper to the lower level? बोल रहा है कि डिफरेंस ऑफ 2.3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट दिया हुआ है, दो एनर्जी लेवल है, दोनों एनर्जी लेवल का जो एनर्जी डिफरेंस दिया हुआ है वो कितना दिया हुआ है? 2.3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। उसके बाद बोला है कि व्हाट इज द फ्रीक्वेंसी, हमें निकालने बोला है कि फ्रीक्वेंसी क्या होगा। तो हम लोग पढ़ के रखे हैं E बराबर एच न्यू। तो न्यू क्या है हमारा? फ्रीक्वेंसी। एच हमारा क्या? प्लैंक कांस्टेंट। E हमारा क्या है? एनर्जी। तो क्या न्यू इक्वल टू E बाई एच लिखेंगे? हमारा यहाँ एनर्जी दिया हुआ है 2.3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब इलेक्ट्रॉन वोल्ट को क्या करेंगे? जूल में कन्वर्ट करेंगे, और जूल में कन्वर्ट करने के लिए हमें 1.6 इंटू 10⁻⁻19 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। और हमें प्लैंक कांस्टेंट का वैल्यू पता है, प्लैंक कांस्टेंट का वैल्यू होता है 6.63 इंटू 10⁻34 जूल सेकेंड। जब ये दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो मल्टीप्लाई करके 3.68 इंटू 10⁻19 जूल, और नीचे आ जाएगा 6.63 इंटू 10⁻34 जूल सेकेंड। जूल से जूल कैंसिल हो जाएगा। जब पूरे को सॉल्यूशन करेंगे तो सॉल्यूशन करके आएगा 5.56 इंटू 10⁻14, और फ्रीक्वेंसी का यूनिट क्या होता है? हर्ज होता है, तो यहां हो जाएगा हर्ज। इस क्वेश्चन का जो आंसर आएगा 5.56 इंटू 10⁻14 हर्ज हो जाएगा क्वेश्चन का आंसर। क्वेश्चन नंबर 34, डिफरेंशिएट एन टाइप एंड पी टाइप सेमीकंडक्टर। एन टाइप और पी टाइप सेमीकंडक्टर में क्या अंतर है ये बताना है। तो एक तरफ एन टाइप सेमीकंडक्टर लिखेंगे, एक तरफ पी टाइप सेमीकंडक्टर। एन टाइप सेमीकंडक्टर को नेगेटिव टाइप सेमीकंडक्टर बोलते हैं। नेगेटिव किसको बोला जाएगा? इलेक्ट्रॉन को। तो नेगेटिव टाइप सेमीकंडक्टर में इलेक्ट्रॉन ज्यादा होता है, इसलिए एन टाइप कहते हैं। पी टाइप सेमीकंडक्टर को पॉजिटिव टाइप सेमीकंडक्टर बोलते हैं। पॉजिटिव यहाँ होल को माना जाता है, तो होल यहाँ पे ज्यादा हो जाएगा पी टाइप में। एन टाइप पे इलेक्ट्रॉन ज्यादा, पी टाइप में होल ज्यादा। तो यहाँ पे जब भी पेंटावैलेंट इंप्योरिटी आइटम को प्योर सेमीकंडक्टर के साथ ऐड करेंगे तो जो सेमीकंडक्टर आएगा वो एन टाइप सेमीकंडक्टर आएगा। पी टाइप सेमीकंडक्टर में ट्राइवैलेंट इंप्योरिटी आइटम को प्योर सेमीकंडक्टर में ऐड करेंगे तो पी टाइप सेमीकंडक्टर आ जाएगा। तो एडिशन ऑफ पेंटावैलेंट इंप्योरिटी आइटम टू ए प्योर सेमीकंडक्टर गिव्स एन टाइप सेमीकंडक्टर। Addition of trivalent impurity atom to a pure semiconductor gives p-type semiconductor। अब हमारा ये पेंटावैलेंट कौन है? फास्फोरस है, आर्सेनिक है, एंटीमोनी है, बिस्मुथ है। तो जब भी सिलिकॉन हमारा प्योर सेमीकंडक्टर है
और फास्फोरस हमारा पेंटावैलेंट है। तो सिलिकॉन को जब भी डॉप करेंगे फास्फोरस के साथ या सिलिकॉन को जब भी डॉप करेंगे आर्सेनिक के साथ तो हमें एन टाइप मिलेगा। जब भी सिलिकॉन को डॉप करेंगे बोरोन के साथ, चाहे सिलिकॉन को डॉप करेंगे एल्युमिनियम के साथ तो हमें पी टाइप सेमीकंडक्टर मिलेगा। पॉइंट नंबर 2, नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स इज मोर देन नंबर ऑफ फ्री होल्स। एन टाइप मतलब नेगेटिव और नेगेटिव मतलब इलेक्ट्रॉन ज्यादा, तो इलेक्ट्रॉन का ज्यादा मात्रा होगा किससे, पॉजिटिव से। पॉजिटिव यहाँ पे कौन है, होल। तो नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन मोर देन नंबर ऑफ फ्री होल्स, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ज्यादा है नंबर ऑफ फ्री होल्स से। यहाँ पे पॉजिटिव ज्यादा, पॉजिटिव मतलब होल ज्यादा होना चाहिए इलेक्ट्रॉन से, तो नंबर ऑफ फ्री होल्स इज मोर देन नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स। थर्ड पॉइंट आते हैं फर्मी लेवल लाइज नियर कंडक्शन बैंड, फर्मी लेवल लाइज नियर वैलेंस बैंड। इसका हाई कंडक्टिविटी होता है, इसका लो कंडक्टिविटी होता है। इसे डोनर टाइप सेमीकंडक्टर बोलते हैं और इसे एक्सेप्टर टाइप सेमीकंडक्टर बोला जाता है। एन टाइप में पेंटावैलेंट मिलाएंगे, पी टाइप में ट्राइवैलेंट इम्प्योरिटी को मिलाएंगे। यहाँ पे नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन ज्यादा होगा, यहाँ पे नंबर ऑफ फ्री होल्स ज्यादा होगा। यहाँ पे फर्मी लेवल कंडक्शन बैंड के सामने पाया जाएगा, यहाँ पे फर्मी लेवल वैलेंस बैंड के सामने पाया जाएगा। एन टाइप सेमीकंडक्टर हाई कंडक्टिविटी होता है, पी टाइप सेमीकंडक्टर में लो कंडक्टिविटी होता है। इसे डोनर टाइप सेमीकंडक्टर बोला जाता है, इसे एक्सेप्टर टाइप सेमीकंडक्टर बोला जाएगा। ये हमारा वेरी शॉर्ट क्वेश्चन का आंसर है। उम्मीद करते हैं आज का सेशन आप लोग को बहुत ही अच्छा लगा होगा। उम्मीद करते हैं सारा टॉपिक आपको, सारा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। अगर फिर भी कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं, ताकि इसका हम नेक्स्ट वीडियो में उसका जवाब देने का प्रयास करूंगा। थैंक यू, आपका दिन शुभ हो।